नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, आपके साथ मैं पुनीत पाठक। यह है खबरों का महाबुलेटिन, जहां मिलती है आपको खबर A to Z, यानी खबरों के भीतर क्या असल खबर है ये बताते हैं इस बुलेटिन में आपको। शुरुआत करते हैं आज की न्यूज डिकोड की। तो आज की न्यूज डिकोड की शुरुआत हम करते हैं खास तस्वीर के साथ। आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने वाली तस्वीरों के साथ नजर आए। इस रिपोर्ट में देखिए भक्ति में डूबे प्रधानमंत्री मोदी को। ये दो तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की ईश्वर भक्ति की गवाह है। पहली तस्वीर बद्रीनाथ धाम की है तो दूसरी तस्वीर केदारनाथ धाम की। आज से पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज की रात पीएम मोदी विष्णु धाम में गुजारेंगे। पीएम मोदी ने बेहद श्रद्धा भाव के साथ दोनों धामों में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ है। पहला, अपनी विरासत पर गर्व, और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज केदारनाथ के दर्शन को जोड़ लें तो पीएम मोदी बीते 8 सालों में 6वीं बार केदारनाथ पहुंचे हैं। इसी साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है। आज पीएम मोदी ने उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास करने का दावा किया। जब पहाड़ पर रेल, रोड और रोप पे पहुंचते हैं तो अपने साथ रोजगार लेकर के आते हैं। कुल मिलाकर हम इस दौरे को पीएम मोदी की तीर्थ यात्रा भी कह सकते हैं। वैसे भी पीएम मोदी अक्सर मंदिरों में माथा टेकते नजर आते ही रहते हैं। तो आपने भक्ति भाव में डूबे प्रधानमंत्री की तस्वीरों को देखा। दोनों जगह की तस्वीरें एक नहीं कई संदेश देती हैं। मान लेते हैं कि ये एक धार्मिक यात्रा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जहां कहीं जाएं हर दौरे के राजनीतिक एंगल तो तलाशे जाते हैं। तो हम भी इस दौरे के महत्व को जरा डिकोड करते हैं। उत्तराखंड से लगा हुआ हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले। इस दौरे का उत्तराखंड की सीमा से सटे हिमाचली इलाके पर असर पड़ना तय है। और इस साल हुए चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी पूर्ण बहुमत वाली सरकार पहले ही बना चुकी है। जाहिर सी बात है, पड़ोसी राज्य होने के नाते इसका असर हिमाचल पर पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सभा में डबल इंजन वाली सरकार को कोड करते हुए फिर से वही बात कही। ये बात उन्होंने भले ही उत्तराखंड की जनता से कही, लेकिन संदेश पड़ोस के हिमाचल की जनता तक गया। अब इसका असर कितना होगा, कितना ज्यादा होगा, इस बात का पता कुछ दिन बाद जब हिमाचल में चुनाव के नतीजे आएंगे उससे पता चलेगा। लेकिन अपनी तरफ से ये जरूर एक एंगल तलाशा गया। धान के बाद में अब जरा छत्तीसगढ़ के एक और अहम मुद्दे की बात कर लें। अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में यहां रहता तो वो नक्सलवाद है, जिस पर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। नक्सली छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक का टीका है और नक्सलवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर छत्तीसगढ़ गठन से लेकर अब तक सबसे ज्यादा बयानबाजी हुई है। कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सत्ता में चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की, नक्सल समस्या के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते आए हैं। दशकों पुरानी समस्या पर एक बार फिर लड़ाई तेज है। सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार की दृष्टि में हर आदिवासी नक्सली थे। पिछली सरकार की दृष्टिकोण ही यही थी कि जितने आदिवासी वो नक्सली है या नक्सली समर्थक है, ये उनकी दृष्टि रही है। सीएम के बयान पर बीजेपी ने भी जवाबी पलटवार किया है कि 15 साल तक हमने आदिवासियों के लिए श्रवण की तरह सेवा की। भाजपा की सरकार 15 साल तक वनवासियों की श्रवण कुमार बनकर के सेवा की। ये संबंधों के बारे में भूपेश जी कृपया चर्चा ना करें, तभी अच्छा है। नक्सलियों की सफाई के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। इसके बाद भी इस मुद्दे पर बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं लेता। तो इस मुद्दे पर हमने डिबेट भी की, बहस भी की और दोनों पक्षों को आपने सुना भी होगा। इतना तय है कि चाहे मुद्दा आदिवासियों से जुड़ा हो, चाहे उनके अत्याचार यानी नक्सलवाद के नासूर के तौर के ऊपर, कोई इस मुद्दे को छोड़ेगा नहीं और यह सिलसिला कुछ और दिनों तक आपको आगे चलता दिख सकता है। अब बात एक और बड़े मुद्दे की जो मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है, वो है डॉक्टर्स और हिंदी में डॉक्टरी की पढ़ाई का।
सागर में एक मुस्लिम डॉक्टर दवाओं का पर्चा लगातार हिंदी में लिख रहे हैं और यह पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या वजह है, आपत्ति इस पर क्या, पूरी रिपोर्ट देखें। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि सीएम शिवराज के हिंदी बढ़ावा देने के आह्वान के बाद चिकित्सा जगत में भी इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। सबसे पहले जहां सतना के डॉक्टर सर्वेश्वर सिंह ने श्रीहरि की शुरुआत कर हिंदी में दवा पर्चा लिखा, तो अब सागर के मुस्लिम डॉक्टर औसफ अली ने भी न सिर्फ हिंदी में दवाई का पर्चा लिखा बल्कि शुरुआत श्रीहरि से की। डॉक्टर औसफ अली राहतगढ़ बस स्टैंड के पास डेंटल क्लिनिक चलाते हैं। उनका लिखा पर्चा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। श्रीहरि लिखा हुआ पर्चा जो वायरल हो रहा है, जो आप बोल रहे हो श्रीहरि लिखा है, कि श्रीहरि लिखा है उसको और उसको आराम भी लगा हुआ है और वो पर्चा मरीज देख के काफी खुश हुआ। वहीं मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। एमपी में सियासी विंडो खुल चुकी ओवैसी की पार्टी AIMIM बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। आप धर्म विशेष के चश्मे से देखकर इस पर जो राजनीति आप कर रहे हैं, मामा हमें पहले तो आप ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी संघ के नेता, इनके बच्चे विदेशों में जो पढ़ रहे हैं, उसके लिए फिर आप क्या कहोगे? विरोधी पार्टियां भले ही बीजेपी पर धर्म और भाषा के आधार पर राजनीति का आरोप लगाएं, लेकिन ये भी सच है कि मरीज को दवा और दुआ दोनों की जरूरत होती है। उमेश यादव, IBC 24, सागर। तो पर्चा भी आपने देख लिया और पर्चे के विरोध करने वालों के कुछ बेतुके तर्क भी आपने देखे। डॉक्टर साहब ने हिंदी में प्रिस्क्रिप्शन लिखा है और उसकी शुरुआत श्रीहरि से की है, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की गई। आखिर क्या है इस विवाद के मूल में, जरा इस बात को डिकोड करते हैं। पहली बात कि कोई सरकारी आदेश नहीं दिया गया कि डॉक्टर्स को हिंदी में पर्चा लिखना है। बस मुख्यमंत्री शिवराज की यह अपील थी, जिसका असर दिखना शुरू हो गया है। कुछ डॉक्टर्स ने पर्चे लिखने शुरू कर दिए हैं। सतना के बाद सागर में दिखा है। विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि डॉक्टर साहब मुस्लिम हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी मर्जी से पर्चे पर श्रीहरि लिखा। वो इस बात से खुश हैं कि मरीज को अच्छा लगा और उसको लाभ मिला, लेकिन इसमें राजनीतिक दलों को कूदने की क्या जरूरत है, ये बात समझ में बहुत से लोगों को नहीं आई। डॉक्टर साहब को अपने हिसाब से पर्चा लिखने की छूट है। आप यही तो छूट मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अगर अपनी मर्जी से लिखा है, फिर आपको क्या दिक्कत? दरअसल माहौल कुछ ऐसा हो गया कि देश में लोग हर बात में धर्म, मजहब, भाषा, जाति, इसके एंगल तलाश रहे हैं और ऐसे विवाद का कोई सिर पैर नहीं। आप समझ ही गए होंगे सुनकर, पर दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है और ऐसा होता है, जो कि पूरी तरह से आम लोगों को भी समझ में आता है कि गलत है। चलिए, अब चीज गलत है तो उसके पैर बहुत ज्यादा दिनों तक टिकेंगे नहीं। निश्चित तौर पर इस विवाद को जितना लंबा खींचने की कोशिश दल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारी बहस डिबेट के दौरान भी उसको खारिज किया है। एक और बड़ा अहम मुद्दा जो लोगों से सीधे तौर पर जुड़ता है वो है फूड डिलीवरी का। फूड डिलीवरी देने वाली सर्विस कंपनी जोमेटो को एक बड़ा झटका उनके कर्मचारियों ने दिया। राजधानी रायपुर में जोमेटो की डिलीवरी सर्विस पूरी तरह ठप है और किसी भी रेस्टोरेंट या होटल से जोमेटो की डिलीवरी नहीं हो पा रही। जोमेटो के डिलीवरी बॉय हड़ताल पर हैं। रायपुर के देवेंद्र नगर में वो जमा हुए और कंपनी के खिलाफ कुछ मांगों या कुछ बिंदुओं को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि कंपनी ने डिलीवरी शुल्क कम कर दिया है, गीग्स सिस्टम लागू किया है जो कि उनको बंधुआ मजदूर जैसा बनाता है। अब आप भी समझना चाहेंगे कि दरअसल क्या माजरा है, ये गीग्स क्या है, तो प्रदर्शन करने वाले युवाओं से हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने बातचीत की है, जिसमें आप पूरा मामला समझ पाएंगे। रायपुर में पिछले कुछ घंटों से जोमेटो की डिलीवरी सर्विस पूरी तरीके से ठप है। किसी भी रेस्टोरेंट से जोमेटो की डिलीवरी नहीं हो रही। कारण आपको बता रहे हैं, रायपुर के जो जोमेटो के डिलीवरी बॉय हैं वो सभी के सभी हड़ताल पे चले गए हैं और इन्होंने हड़ताल ऑर्डर लेना बंद कर दिया। इन्हीं के पास चलते हैं, क्या कारण है? कई घंटों से जोमेटो की बुकिंग नहीं हो रही, आप लोग जमा हैं यहाँ पर। सर, जैसा कि हम लोग पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं जोमेटो में एज ए डिलीवरी पार्टनर के रूप में, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो हम लोग एक बंधुआ मजदूर के टाइप में मतलब काम कर रहे हैं जोमेटो में, कि जो अर्निंग जो है ये हमको मेंशन नहीं करते हैं। ये अपने हिसाब से हमसे काम करवाना चाहते हैं। जैसे हमको अगर 5 किलोमीटर जाना है तो हमको 20 रुपये में भेजेंगे और हम अगर उस सिचुएशन में उस ऑर्डर को नहीं छोड़ते हैं तो हमारे ऊपर जितने का खाना रहेगा उसके 2 गुना हमारे ऊपर पेनाल्टी डाल देगी कंपनी और हमारी जितना अर्निंग होगी वो लॉस हो जाएगी। को एक सेटिस्फाइड रेट कार्ड जो जिसको बोलते हैं वो सब चीज़ हटा दिया गया है। गिग
सिस्टम जब से लॉन्च कर दिया गया है, 4 डेज अर्ली बुकिंग कर दिया है इसका। अगर हम बुक कर ले रहे हैं किसी सिचुएशन, बस हम वो गिग में जो स्लॉट रहता है उसके अंदर हम काम नहीं कर पाएंगे। रेट अभी सर पेट्रोल का दाम इतना बढ़ चुका है, पहले पर किलोमीटर 10 रुपए देते थे, अभी पर किलोमीटर में 6 से 7 रुपए दे रहे हैं। किसी समय ऐसा था सर कि हम 5 घंटे में जितना इनकम कर ले रहे थे, आज 10 घंटे में उस इनकम के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतना कम कर दिया है। अभी क्या स्टेप रहेगा, मांगे पूरी नहीं होती तो? सर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग कंटिन्यू ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और काम हम लोग नहीं करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं जोमेटो की मुसीबत बढ़ गई है और साथ में जो रेस्टोरेंट ऑनलाइन डिलीवरी के भरोसे बैठे हैं कि त्योहार में, दिवाली में अपने ग्राहकों को इन डिलीवरी पार्टनर से खाना पहुंचाने का उन्होंने प्लान बनाया होगा, तो कहीं ना कहीं सबके लिए मुसीबत बन सकती है। अब देखते हैं विवाद कब तक सुलझता है और सैकड़ों जो डिलीवरी पार्टनर है इनकी मांगे पूरी होती है या इनका त्यौहार और कंपनी का त्यौहार ऐसे ही बीत जाएगा। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो साहब आपने देख लिया, लोगों की पेट की आग शांत करने वाले आज खुद आग बबूला दिख रहे हैं, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपावली का मौका है, हर कोई चाहता है कि उनको घर पे फूड डिलीवरी हो जाए, लेकिन फूड डिलीवरी बॉयज को हड़ताल करनी पड़ रही है। क्या है आखिर इनकी मजबूरी और उसके मुताबिक कंपनी का तानाशाही जो वो करार दे रहे हैं वो क्या है, इस बात को भी समझते हैं, डिकोड करते हैं। दरअसल फूड डिलीवरी बॉयज का यह कहना है कि डिलीवरी शुल्क पहले के मुकाबले कम हो चुका है। बात में दम है, आसमान छूती महंगाई, चढ़ते हुए तेल के दाम, और इस पर अगर कंपनी ऐसा कर रही तो गलत है, समझ से परे। कंपनी को अपने निचले पायदान के कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखते हुए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। कंपनी को ख्याल रखना चाहिए कि उसका अस्तित्व उसके कर्मचारियों से, क्योंकि पूरी तरह यह सर्विस बेस्ड कंपनी है। दीपावली का मौका और ऐसे में अगर फूड डिलीवरी बॉयज हड़ताल पर जा रहे हैं, यानी उनके सब्र का बांध टूटा है। ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ, इसके पहले भी जोमेटो के फूड डिलीवरी बॉयज हड़ताल कर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। पिछली फूड डिलीवरी बॉयज ने जो आरोप लगाए थे कंपनी के ऊपर वो इंसेंटिव को लेकर थे कि इंसेंटिव के पैसे नहीं दिए गए, लेकिन दोनों में आप एक बात कॉमन देखेंगे कि जो कंपनी का आधार है, सर्विस देने वाले हैं, मूलतः जो दौड़ते मेहनत करते हैं, दरअसल वो असंतुष्ट हैं और नीतियों को लेकर सीधे सवाल उठा रहे हैं। उम्मीद करेंगे जल्दी मामला सुलझे, उनको उनका अधिकार मिले और लोगों को सुविधा। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं को दूसरे विधानसभा चुनाव में अहम भूमिकाएं मिलने का सिलसिला लगातार दिख रहा है। कैसे, आप इस रिपोर्ट से समझें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का देश में सबसे मजबूत गढ़ है। सीएम भूपेश बघेल की एक मजबूत क्षत्रप के रूप में पहचान बन चुकी है। शीर्ष नेतृत्व को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की मजबूत जमीन का पता है और इसीलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं को दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका मिल रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के सांसद दीपक बैज और फूलो देवी नेताम को 5-5 विधानसभाओं का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिनके आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 5 विधानसभा का पर्यवेक्षक बनाया गया है। हमें उम्मीद है जब 12 नवंबर को वोटिंग होगा तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के 12 से ज्यादा विधायकों को अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारी मिल चुकी है। वहीं सीएम भूपेश बघेल पहले ही सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में हिमाचल का लगातार दौरा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय भी बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। तो खबर आप देख रहे हैं, खबर से आप समझ गए हैं कि यहां के नेताओं को किस कदर जिम्मेदारियां दी जा रही। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं को दूसरे राज्यों में इस तरह अहम जिम्मेदारियां लगातार मिल रही। रिकॉर्ड करते हैं। दरअसल शीर्ष नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं, खास तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी टीम की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि जैसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 15 साल का शासन उखाड़ फेंका गया कांग्रेस द्वारा, वैसा दूसरे राज्यों में हो। उत्साह और रणनीति दोनों यहां की अपनाई जाए। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं के अनुभव का फायदा दूसरे राज्यों के नेताओं को मिल पाए। शीर्ष नेतृत्व की मंशा है कि जो राजनीति और रणनीति छत्तीसगढ़ में अपनाई गई, वैसी रणनीति दूसरे राज्यों में अपनाई जाए ताकि सत्ता प्राप्त हो। शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं के माध्यम से दूसरे राज्यों के नेता बूस्ट अप हों, एनर्जी के साथ काम करें और यहां के नेता जब वहां जाते हैं
तो अपने अनुसार कई सारी चीज़ों में न केवल अपनी राय देते हैं बल्कि वहां स्ट्रेटेजी भी प्लान करते हैं और इसीलिए लगातार उनको वहां भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस बढ़ाते हुए काम तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बैठक हुई। नेताओं ने 2018 में हारी सीटों पर फोकस करने पर जोर दिया है। अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी का फोकस अब उन सीटों पर है जिसमें उसे 2018 और उसके बाद हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों पर जीत के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है। इसी को लेकर बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई जिसमें ऐसी सीटों को लेकर मंथन किया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। हमारी कुछ आकांक्षी विधानसभाएं जिनको लेकर के जो वहाँ के प्रभारी हैं, प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनके साथ अभी बैठक संपन्न हुई है। बैठक में तय हुआ कि इन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को मजबूती के साथ मैदान में उतरना होगा। साथ ही संगठन के साथ साथ सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो काम, गरीब कल्याण की योजनाएं, गहराई से इन चीजों को नीचे कैसे उतारें, उसकी तैयारी पहले से भी है और हमारे सभी प्रभारी जो लगातार काम कर रहे हैं तो हम लगातार समीक्षा भी करते हैं। इस दौरान प्रभारियों और प्रमुख नेताओं को इन सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई और आगे की रणनीति भी तैयार की गई। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी संजीदा, इतनी गंभीर आखिर क्यों है, इतनी ज्यादा तैयारी क्यों चल रही है, डिकोड करते हैं। आपको याद होगा 2018 चुनाव का नतीजा। मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजे काफी उतार चढ़ाव के बाद सामने आए थे। काउंटिंग किसी क्रिकेट मैच से कम नहीं दिख रही थी। कांग्रेस के कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलकर प्रदेश में कांग्रेस का 15 साल पुराना वनवास या सूखा खत्म किया था सत्ता का। दोनों की जोड़ी का जादू ऐसा चला था कि कांग्रेस की सीटें 58 से बढ़कर 114 हो गई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 165 से लुढ़क कर 109 पर आ गई थी। हालांकि ये दिलचस्प था कि भाजपा का वोट परसेंटेज 41% था, जबकि कांग्रेस का 40.9 बसपा को 2 सीटें और निर्दलीय को 5 सीटें मिली थी। ये 18 के नतीजा आपको बता रहे हैं। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में है। इसके बावजूद बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और यही कारण है कि बीजेपी हारी सीटों पर समीक्षा कर रही है कि कहीं जरा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस पिछले बार जैसे नतीजों को सामने ना ला दे। चलिए, अब ये रणनीति वैसे भी सतर्क होकर अगर आप काम करें तो बेहतर ही होता है, लेकिन कितना बेहतर होगा, कितना हक में हित में होगा, ये देखेंगे। न्यूज डिकोड में अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में तनाव की स्थिति। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान क्लीन बोल्ड हो गए हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। सरल शब्दों में कहें तो अब अगले 5 साल तक इमरान खान के कोई भी चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये बैन इमरान खान को तोशाखाना केस में सुनवाई पर की गई है। इमरान खान पर यह आरोप सिद्ध हो गया कि उन्होंने विदेशी दौरों के दौरान मिले तोहफों को कम दामों पर तोशाखाने से खरीदा और उन्हें खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाया। इमरान खान पर यह भी आरोप है कि इन्होंने इस कमाई का जिक्र अपने हलफनामों में नहीं किया। आपको बता दें कि इमरान खान करीब 3.5 साल तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं और करीब 6 महीने पहले उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद इमरान खान को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। तो अजब स्थिति है पाकिस्तान, वहां नेताओं की, पार्टियों की और उनके अपने तमाम व्यूज की। अब देखते हैं कि इस पूरी चीज से पार्टी कब तक उबर पाती। खबर अगली मैक्सिको से, जहां एक मालगाड़ी और ट्रक के बीच में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर क्यों हुई, देखें आप खबर। आसमान पर धुएं के ये गुब्बारे, आग की लपटों से घिरी ट्रैक पर दौड़ती एक मालगाड़ी। तस्वीरें मैक्सिको के एग्वा एस्टाली एंटिस शहर की है, जहां रेलवे क्रॉसिंग के पास एक ट्रक कार्गो ट्रेन से टकरा गई। ट्रेन में तेल था, जिसके कारण ट्रेन में भीषण आग लग गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी भीषण आग के बाद भी ट्रेन नहीं रुकी, बल्कि पटरी पर दौड़ती रही। हादसे के बाद 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिनमें से कई लोग घायल हैं। इसके अलावा घटना स्थल के पास रहने वाले करीब 1500 लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। इधर पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ
केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो तस्वीरें देखकर आप समझ गए कि कितनी भीषण दुर्घटना थी, कितनी भीषण आग थी। और इस ट्रेन को देखकर याद आया, एक समय में एक फिल्म बनी थी द बर्निंग ट्रेन, और यहां पर लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कितना भयानक हादसा था। वाकई में ये एक बर्निंग ट्रेन थी। न्यूज डिकोड में आज के लिए बस इतना ही। इस वक्त बाजारों में, मॉल्स में, दुकानों में काफी भीड़ है। 2 साल बाद हम इस तरह से त्योहार मना रहे हैं, लेकिन सतर्कता ना छोड़ें, ये हमारी आपसे अपील है। नमस्कार, शुभ रात्रि।